नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, बात करते हैं कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की। बेहद बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है कर्नाटक का विधानसभा चुनाव। हालांकि अभी बहुत दिन बाकी हैं, करीब करीब महीना बाकी है, क्योंकि 10 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन आज से एक सवा महीने पहले कहा जा रहा था कि कांग्रेस बेहद आसानी से ये चुनाव निकाल लेगी। कांग्रेस के डीके शिव कुमार ने तो 136 से लेकर 140 सीटें जीतने का दावा किया था 224 में से। लेकिन पिछले 15 दिन में अचानक कहानी थोड़ी-सी बदली और कहा जाने लगा कि कांग्रेस जल्दी पीक कर गई है, बीजेपी बाउंस बैक कर रही है, बीजेपी मुकाबले में आ गई है और अब बहुत संभवतः त्रिशंकु विधानसभा होगी और त्रिशंकु विधानसभा में जो पार्टी नंबर 1 पर होगी उसे कायदे से राज्यपाल बुलाएँगे, लेकिन अगर बीजेपी नंबर 2 पर आई तो भी वो बुला लिया जाएगी, जैसा गोवा में हुआ था। और कर्नाटक के एक मंत्री ने तो दावा भी कर दिया कि चुनाव भले ही हम हार जाएँ, लेकिन सरकार तो हमारी बनेगी। अब तीसरा ट्विस्ट अब आया है, तीसरा ट्विस्ट आया है बीजेपी की लिस्ट आने के बाद। बीजेपी ने करीब 190 की लिस्ट जारी की है, लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट आया है। ईश्वरप्पा बहुत बड़े नेता, उनका टिकट काट दिया गया है और उन्होंने ये कह दिया है मैं तो राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। अब अपने बेटे के लिए शिमोगा से टिकट माँग रहे हैं, इसके लिए मजबूरी में संन्यास की बात कह रहे हैं। ये वही ईश्वरप्पा है जिन पर जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक पाटिल नाम के एक ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी और घूसखोरी भी 40% ली थी उनके अनुसार पंचायत राज मंत्री ईश्वरप्पा ने, जिन्हें अपना पद गंवाना पड़ा था। एक शट्टार हैं, जगदीश शट्टार, 6 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनका टिकट काट दिया गया है और वो बागी हो गए हैं। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और बगावत पर उतर आए हैं। सबसे बड़ी बात है वो लिंगायत है। इसके अलावा 10-11 अन्य ऐसे लोग हैं जिसमें बड़े लोग हैं, जो 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से कर्नाटक में बीजेपी को अपने पाँव में खड़ा होने का काम कर रहे थे। जैसा कि जगदीश शट्टार के लिए कहा जाता है, उनके और उनके पिता ने हुबली धारवाड़ में जब जनसंघ को कोई जानता तक नहीं था, तब भी वो काम किया था। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि बीजेपी आखिर चाहती क्या है? नरेंद्र मोदी आखिर चाहते क्या हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं कि बीजेपी की जीत मुश्किल है और वो मान चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में तो हम हार ही जाएँगे, तो क्यों ना इस बहाने कुछ प्रयोग किए जाएँ और क्यों ना इस बहाने 2024 के लोकसभा की चुनाव की तैयारी की जाए और उसमें 28 में से पिछली बार 25 सीटें जीती थी। आज की तारीख में बताया जा रहा है कि बीजेपी 10-11 से ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है। तो मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्रयास किए जाएँ, ऐसे युवा नेतृत्व को उभारा जाए ताकि कम से कम 18-19 सीटें जीत जाएँ। 2009 से बीजेपी विधानसभा चुनाव में अच्छा करती रही है। 18, 19, 20 पिछली बार तो 25 सीटें जीती थी। तो क्या ये है? और अगर है, तो फिर वो राजनीतिक जोखिम क्यों ले रही है? लिंगायतों को क्यों नाराज़ कर रही है? बी बीएस येदियुरप्पा लिंगायत हैं, वो कुछ नाराज़ चल रहे हैं। सुना है उन्होंने 15 लोगों की लिस्ट दी, उनमें से ज़्यादातर लोगों को टिकट नहीं मिला। अपने बेटे को अपनी ही शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ाने के लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ी। पार्टी में एक भ धड़ा चाहता था कि वो सिद्धारमैया के खिलाफ चुनाव लड़ें, यानी बलि का बकरा उनको बना दिया जाए, जिसके लिए येदियुरप्पा तैयार नहीं हुए। उसके बाद शट्टार दूसरे लिंगायत नेता, और लिंगायतों का असर 17% उनकी आबादी है। 100 से ज़्यादा सीटों पर असर रखते हैं, बहुत पैसे वाले हैं, मठ हैं, ट्रस्ट हैं, मंदिर हैं, शिक्षण संस्थान है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत प्रभावशाली हैं। तो लिंगायत टैक्टिकल वोटिंग करने में भी बड़े उस्ताद हैं। जो उनको लगेगा कि उनका मददगार साबित हो सकता है, उसके पक्ष में भी वो वोट दे सकते हैं। पहले भी वो बीएस येदियुरप्पा के साथ चले गए थे, जब उन्होंने कर्नाटक जनता पक्ष बनाई थी और तब कर्नाटक में बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी रिस्क ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? तो बड़ी वजह ये बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला इस कदर जड़ पकड़ चुका है कि मोदी को लगता है
कि पुराने चेहरे जो सब भ्रष्टाचार से एसोसिएटेड है, उन सबको निकाल बाहर करो, उन सबको हाशिए पर डाल दो, उनकी जगह नए नौजवान चेहरे लेकर आओ, तो जनता नए नौजवान चेहरे देखेगी तो भ्रष्ट चेहरों को भूल जाएगी, उसके साथ-साथ बीजेपी को माफ कर देगी और वोट दे देगी। क्या ऐसा होगा? कहना मुश्किल है। न्यू इंडिया तो न्यू बीजेपी इन न्यू कर्नाटका, ये कुछ मकसद है मोदी का, इसलिए ये प्रयोग किए जा रहे हैं और मोदी के अगले हफ्ते से बड़ी संख्या में रैलियां भी शुरू होने वाली हैं। लोग कह रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन वो कर्नाटक में कम से कम एक दिन में 3 या 4 रैलियां करते हुए नजर आएंगे। लेकिन लिंगायतों का जोखिम बहुत बड़ा जोखिम है, जो बीजेपी को इधर भी उबार भी सकता है और बुरी तरह से डुबो भी सकता है। और बीजेपी क्या हताशा में इस तरह का प्रयोग कर रही है? क्योंकि वो मानकर चल रही है कि विधानसभा चुनाव तो अपने हाथ से गया, अब लोकसभा चुनाव को तो संभालो, और लोकसभा चुनाव में 18, 19, 20 सीटें नहीं आई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बिहार में सीटें कम होने की आशंका है, महाराष्ट्र में सीटें कम होने की आशंका है, बंगाल में सीटें कम होने की आशंका है, और भी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा जैसे, दिल्ली जैसे, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य हैं जहां पर वो लगातार 2 बार सारी सीटें जीतती रही है, तो इसमें इक्का दुक्का सीटें भी कम हुई तो वो 10-15 सीटें तो ऐसे ही हो जाती हैं। तो इसीलिए दलितों का वर्गीकरण, उसमें से भी कुछ जातियां नाराज हो सकती हैं, लेकिन वो जोखिम उठाने के लिए बीजेपी सहर्ष तैयार हुई है। 15 से 17% आरक्षण किया गया और दलितों को 4 हिस्सों में बांटा गया। उसमें बंजारा जाति नाराज हुई, येदियुरप्पा के घर धरना प्रदर्शन किया। और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, देखिए मैंने कुछ नोट्स भी लिए थे कि अभी जो लिस्ट आई तो प्रधानमंत्री ने लिस्ट देखी और कहा कि इसमें क्या कुछ नया होना चाहिए, कोई चौंकाने वाला होना चाहिए, कुछ स्पार्क होना चाहिए, कुछ लोगों को ऐसा ना लगे कि वही 5 साल पुरानी चीज हम थोप रहे हैं दोबारा से, तो जनता क्यों वोट देगी? फैटिग फैक्टर होता है, उबाऊ फैक्टर होता है, 25 साल आगे की सोचनी है, तो लिस्ट में फिर बदलाव हुए। वो लोग कह रहे हैं आप 25 साल आगे की सोचो, 30 साल आगे की सोचो, लेकिन 25, 30, 40 साल से जो पार्टी के काम में लगा हुआ है, जिसने पार्टी को खड़ा किया है, उसको एकदम से नजरअंदाज कर दोगे तो फिर क्या होगा? जनता के आप जिस तेजी से सोच रहे हैं परिवर्तन की, जनता उसी तेजी से उसी परिवर्तन को महसूस कर रही है, ये कतई जरूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, दूध का मामला है। नंदिनी बनाम अमूल, कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों में से 154 सीटें हैं जो ग्रामीण इलाकों में आती हैं, किसानों से प्रभावित सीटें हैं। अब मिर्च आ गई है, गुजरात का अमूल था, गुजरात की मिर्च आ गई है। पुष्पा नाम की मिर्च है जो धड़ाधड़ बिक रही है, 20,000 किलो या टन कुछ मिर्च वहां पहुंच गई है। और वहां की एक लोकल ब्रांड है, लोकल ब्रांड का मैं नाम आपको बताता हूं, लोकल ब्रांड है वो ढाबी या कडी, KADDI या DAEEI, ये लोकल मिर्च की ब्रांड है, वो पिट रही है तो किसान नाराज हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आरएसएस का दखल बढ़ रहा है। कोस्टल कर्नाटक में आरएसएस एक अलग धड़ा है और उत्तरी कर्नाटक में आरएसएस एक अलग धड़ा है। और इस बार वहां के जानकार कह रहे हैं कि कोस्टल कर्नाटक का जो आरएसएस विंग है वो हावी हो गया है और वो उस कारण भी लिंगायतों को का चक्कर में उनको नुकसान पहुंच सकता है। बीजेपी को आरएसएस के हिसाब से टिकटें बांटी जा रही हैं। जो कुछ बहुत कट्टर किस्म के लोग हैं जो हिंदूवाद और हिंदू मुस्लिम करते रहे, उनमें से कुछ को टिकट नहीं देना चाहती थी बीजेपी, लेकिन आरएसएस के दबाव में टिकट दिया गया है और जो कि जिसका खामियाजा कांग्रेस बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ये बात कही जा रही है। नए जातीय समीकरण इसीलिए बनाए जा रहे हैं और आरक्षण में भी उथल-पुथल की गई है। ये कुल मिलाकर कहानी अभी तक सामने आ रही है। तो अगले कुछ दिनों में हमारी नजर रहेगी, आगे भी हम बताते रहेंगे कि कर्नाटक का चुनाव कहां घूम रहा है और कर्नाटक का किंग कौन बनेगा। शुक्रिया आप सबका मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी हो जाए। विद्रोही 7 याद रखिएगा, विद्रोही 7 ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूं और फेसबुक पर हूं विजय विद्रोही पेज के नाम से। शुक्रिया।